उन दिनों अली अहमद मुस्तरब रहने लगे थे। लिखते लिखते वो कलम रखकर बाहर आ जाते और किसी टूटी हुई चारपाई पर हाथों में सर थाम कर लेट जाते। देर तक चुपचाप लेटे हुक्का पीते रहते, फिर दफतन जोश में उठ बैठते और किसी न किसी बहाने कश्मीर की बात शुरू कर देते। अजी क्या बात है कश्मीर की, अल्लाह ताला ने जमीन पर जन्नत का नमूना उतार रखा है, रहने का मजा है तो कश्मीर में। वो किसी को मुखातिब किए बगैर कहते। सरू का दरख्त, ठंडी नहरें, फल बे अंदाजा, फल खाओ, चश्मों का ठंडा पानी पियो। अजी वहां के रहने वाले हसीन नहीं होंगे तो कौन होगा। ये महसूस करके कि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा, अली अहमद कभी न घबराते थे। जिन्होंने सुबह शाम सेब खाए हों उनकी शक्ल सेब सी ना होगी तो फिर कैसी होगी। सीधी बात है, क्यों रफीका, जो सेब खाकर पलेगा वो बड़ा होकर सेब बन जाएगा। क्या कहती है। अंदर बावर्ची खाने में रफीका चुपचाप बैठी मुस्कुराती रहती। क्या बात है कश्मीर की, वाह वाह। किसी शायर ने कहा है, अगर फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। एली यहाँ हो, इधर, तुम्हें इस शेर का मतलब आता है क्या। वो शेर फिर से दोहराते और एली की खामोशी पर कहते, आओ तुम्हें इसका मतलब समझाएं, लेकिन पहले ये बताओ कि कश्मीर है कहाँ। वो तो ठीक है, ये बताओ कि वहां गर्मी क्यों नहीं पड़ती और वहां चश्मे क्यों फूटते हैं। शाबाश, ठीक, पहाड़ तो है लेकिन पहाड़ पर रहने वाले। रफीका तुम जानती हो पहाड़ पर रहने वालों के चेहरे सेब की तरह क्यों होते हैं। एली की माँ, तुमने देखा है किसी को जो बरसों कश्मीर में रहा हो। सुभान अल्लाह, क्या रंग रूप होता है। मेमे बेचारी क्या मुकाबला करेंगी। अंग्रेज तो बदसूरत होते हैं, उनके मुंह पर तो नहुसत बरसती है, लेकिन कश्मीर वाले, वाह वाह, सुभान अल्लाह। घर में किसी को समझ में ना आता कि अली अहमद बामाबाद के वीराने में बैठे बैठे दफतन कश्मीर कैसे जा पहुंचे। हाजिरा ने यह आलम देखा तो एक दिन चुपके से रफीका के कान में बोली, कोई बात है, मैं झूठ नहीं कहती, मेरी बात याद रखो, अगर बात ना निकली तो मेरा जिम्मा, और बात निकलने में देर भी नहीं लगेगी। हाँ, मैं तो तेवर पहचानती हूं इनके। रफीका होंठों पर उंगली रखकर हैरानी से हाजिरा की तरफ देखती। अच्छा, लो, मैं बेचारी क्या जानूं। बड़ी बेचारी तो देखो। एली घूरता। फिर दफतन नन्हा बीमार पड़ गया और सबकी तवज्जो नन्हे की तरफ मबजूल हो गई। रफीका और फरहत हाजिरा के पास बैठी रहती। एली को दिन में 2-3 बार डिस्पेंसरी जाना पड़ता। वो नर्स तक पहुंच तो जाता, लेकिन उससे बराह रास्त बात करना उसके लिए मुश्किल हो जाता। कई बार वो बात करने के लिए फरीद को साथ ले जाता और नर्स फरीद की तरफ देखे बगैर झेमती। नर्स की आमद पर अली अहमद कमीज पहन लेते और नन्हे की चारपाई के करीब आ खड़े होते। वो नर्स से अपनी बात शुरू कर देते। नर्स के जाने के बाद अली अहमद उन सबको तसल्ली देते, घबराओ नहीं, ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सेब खिलाओ इसे, सेब, लेकिन सेब कश्मीर का हो, कलो का ना हो। एली, भाग कर एक सेब ले आओ। वो 2 आने जेब से निकाल कर कहते, बस सब ठीक हो जाएगा। एली की माँ, घबराने की जरूरत नहीं, मगर एली, कल्लू का ना लाना, थोड़ा सा रस निकाल कर बच्चे को दो, सब ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं ना अंग्रेज, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। क्या समझे एली? अच्छा, तुम आओगे तो तुम्हें समझा देंगे। रफीका आती तो अली अहमद उसे रोक लेते। रफीका, ठहर तो सही, तू तो बामाबाद का सिकंदर आजम मालूम होती है। आंधी की तरह आती है, बगुले की तरह चली जाती है। इस तरह भागने दौड़ने से फायदा। और फिर बामाबाद ये कोई जगह है क्या? फजूल, बेकार। यहाँ तो अच्छा खासा आदमी बीमार पड़ जाता है। अब देखो, अंदर नन्हा बीमार पड़ा है। मेरी अपनी सेहत तबाह हो चुकी है, तुम भी तो जर्द पड़ रही हो, क्यों? रफीका आंखें झुकाए मुस्कुराए जाती। अच्छा तो सिकंदर आजम, अब की गर्मियों में हम तुम्हें कश्मीर ले चलेंगे। तुम भी और नन्हा भी वहां जाकर यूं सुर्ख हो जाओगे जैसे जैसे कोर की आमद पर वो कहकहा मारकर सहन से उठ बैठते। आइए महाराज, लो भाई, ये राजपुताने के शुद्ध सांसी भी आ गए। तुम चाहे जाकर सारी उम्र कश्मीर रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और कौर बात सुनकर पंखे की रस्सी की चाबक बना लेती और उसे घुमाने लगती। अली अहमद हंसने लगते। उधर कोर और अली अहमद के दरमियान हंगामा शुरू हो जाता। उधर साथ वाले कमरे में नन्हे की हालत बद से बदतर हुई जाती। नन्हे पर हाजरा का सर झुका होता, गालों पर आंसू रवा होते और चारपाई के पास रफीका चुपचाप खड़ी होती। इस पर एली नर्स को बुलाने के लिए भागता। नर्स को आता देखकर टीन का सिपाही चौंकता और अपनी रज़्मगाह को छोड़कर निकल आता। फिर दफतन ये महसूस करके कि उसने कमीज नहीं पहनी हुई, अली अहमद लपक कर अंदर दाखिल होते और कमीज पहनकर नर्स के रूबरू आ खड़े होते। क्यों, क्या बात है? वो कहते।
खैरियत तो है, क्या बच्चे की तबीयत कुछ खराब हो गई है कि आप तशरीफ लाई हैं? आपके आने पर हर शख्स का दिल धक से रह जाता है नर्स। वो मुस्कुराते। दफतन उन्हें ख्याल आता, कहते, अगर आप बुरा ना माने नर्स तो पूछूं, क्या आप कश्मीर की रहने वाली हैं? मालूम तो ऐसा ही होता है। उनकी बातें सुनकर हाजरा अंदर नन्हे को गोद में लिए बैठी आंसू बहाए जाती और रफीका उसे समझाती, तसल्ली देती। एली की समझ में ना आता था कि हाजरा रोती क्यों थी। वो क्यों तवक्को करती थी कि अली अहमद उसके बच्चे में दिलचस्पी लें। दिलचस्पी तो वो लेते थे, अक्सर आकर देखते भी। घबराओ नहीं, मुस्कुराकर कहते, ठीक हो जाएगा, गर्मियों में इसे कश्मीर ले चलेंगे। लेकिन हाजरा चाहती थी कि नौकरानी के बच्चे की बीमारी की वजह से आका अपनी जिंदगी हराम कर लें, नर्स से बातें न करें, कोर से कुश्ती न लड़ें। ये सोचकर एली को आका पर नहीं बल्कि नौकरानी पर गुस्सा आता था। फिर एक रोज अली अहमद को एक जरूरी खत मौसूल हुआ। खत पढ़ते ही वो उठ बैठे और जल्दी से तैयारी करने लगे। फिर वो हाजरा के कमरे के दरवाजे पर आ खड़े हुए। हाजरा और सब औरतें बच्चे के ऊपर झुकी हुई थीं। क्या हाल है? वो बोले। वाह, तुम तो वैसे ही घबरा जाती हो फजूल, आखिर बीमारी जाते जाते ही जाएगी। घबराने की कोई बात नहीं, बच्चे बीमार हुआ ही करते हैं, ये कोई नई बात नहीं। अच्छा, तो मैं 2 दिन के लिए सरकारी काम पर जा रहा हूँ, घबराना नहीं, 2 रोज के बाद आ जाऊंगा। हाँ हाँ। एली, ये लो। उन्होंने चंद पैसे उसके हाथ में थमा दिए, खर्च कर लेना। अच्छा भाई, मैं जाता हूँ। नन्हे की हालत खराब होती चली जा रही थी, सांस उखड़ रहा था, मुंह सूज रहा था। हाजरा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। रफीका के होंठों पर वही मुबहम सी शरारत आमेज हंसी थी। फरहत चुपचाप बैठी अब्बा को जाते हुए हैरानी से देख रही थी और अली अहमद बड़े इत्मीनान से उन्हें अलविदा कहते हुए तसल्ली दे रहे थे। कोई बात नहीं, मैं जल्द आ जाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। 8 दिन बाद अली अहमद लौटे। घर में दाखिल होते ही चिल्लाने लगे, एली की मां, तुम्हें मुबारक हो, अब तुम तन्हा न रहोगी, तुम्हारा एक साथी घर में आ जाएगा। हैं, तुम इस कदर खामोश क्यों हो? उन्होंने घर पर छाई हुई खामोशी को महसूस करके कहा और फिर जैसे यकदम कुछ याद आ जाने पर बोले, हाँ, नन्हे का क्या हाल है? हाजरा के मुंह से एक दबी हुई चीख सुनकर वो घबरा गए। ओहो, तुमने मुझे बताया ही नहीं, मुझे तार दे दिया होता, कोई आदमी भेज दिया होता। कितना प्यारा बच्चा था, बेहद अफसोस है। उन्होंने आह भरी, मगर अल्लाह के कामों में किसको दखल हो सकता है, सब्र के सिवा चारा नहीं। इस तरह रोने से क्या होता है? रोना धोना बेकार है, बिल्कुल बेकार। किस्मत में यूं ही लिखा था। किस्मत। हाजरा ने माथे पर जोर से हाथ मारा और फूट फूट कर रोने लगी। उस शाम अली अहमद सहन में बैठे बातें कर रहे थे। वो अपनी उस्तानी शाम कोट की है ना, तुम जानती हो ना? नहीं जानती। हाँ, एली जानता है। क्यों एली, जब तुम मेरे साथ दौरे पर गए थे और उसने तुम्हें मिठाई खिलाई थी, याद है ना? उसकी लड़की है, 16 साल की उम्र होगी, कश्मीर में परवरिश पाई है, रंग अनार सा है। आखिर क्यों ना हो, जिसने अनाज की जगह फलों पर परवरिश पाई हो उसका रंग अनार सा क्यों ना होगा? सारी बात तय हो गई है, तारीख मुकर्रर हो चुकी है। मैंने सोचा था एली की माँ इतने बड़े घर में अकेली रहती है, कोई तो साथी होना चाहिए। लो बस अब तैयार हो जाओ एली की माँ, हम सब अलीपुर जा रहे हैं। एली की दादी ने बुलाया है, सारा इंतजाम तुम्ही को करना होगा एली की माँ, तुम्हारे सिवा घर में और कौन है? वो हंसने लगे। हाजरा की आंखें बिल्कुल ही पथरा गईं। रफीका मुस्कुराने लगी और एली अलीपुर जाने की खुशी में नाचने लगा। एली को भाई की मौत पर चंदा गम न हुआ था। वो समझता था कि अच्छा ही हुआ कि नौकरानी के गुनाह का निशान मिट गया। अब उसे कोई याद दिलाने वाला न था कि वो आसा है। अलीपुर जाने की खबर सुनकर एली की तवज्जो अपने साथियों की तरफ मबजूल हो गई और वो यूं बहल गया जैसे कोई बच्चा खिलौना मिलने पर बहल जाता है। नवीं जमात का इम्तिहान खत्म हो चुका था, इसलिए अलीपुर जाने की खबर उसके लिए बेहद खुशकुन थी। शहबाला। अलीपुर पहुंचते ही मोहल्ले वालों ने एली पर सवालों की बौछार कर डाली। क्यों एली, क्या बाप की शादी पर आए हो? क्या कहता है? एली शहबाला बनेगा अपने अब्बा का, है ना? क्यों मियाँ, तुम्हारी नजर में भी कोई कश्मीर का सेब है? अभी से चुनाव कर लो मियाँ, फिर पछताओगे। हे एली बेटे से मजाक क्यों करते हो? वो क्यों बने शहबाला किसी का? इसके तो दुल्हा बनने के दिन आ रहे हैं। भाई इसे दिख ना करो। क्यों भाई, अम्मा को डोली में बिठाकर कब लाएगा एली? एली की समझ में ना आता था कि क्या जवाब दे। वैसे वो कोशिश तो करता था कि कोई चमकीली बात करे, लेकिन न जाने क्यों उसे इस बात पर शर्म महसूस होने लगती और उसकी आवाज गले में खुश्क होकर रह जाती। इस पर औरतें उसे छेड़ती। ले, लड़के की आंखों में आंसू झलकने लगे।
है, इसके गले में तो आवाज खुश्क हो गई। ना बेटे एली, बुरा ना मान, इसका क्या है, अली अहमद तो है ही ऐसा, औरतों के बगैर इसका वक्त कितना मुश्किल है। मगर बेटा, चाहे कोई आए कोई जाए, घर का मालिक तू ही है और घर की मालिका तेरी माँ हाजरा। इन आने जाने वालियों को कौन पूछता है माँ? उधर अली अहमद के गिर्द लोगों ने हल्का बांध रखा था। क्यों अली अहमद, ना रह सका तू शादी किए बगैर? शर्म नहीं आती अली अहमद? ये क्या तेरे दुल्हा बनने का वक्त है? घर बेटी जवान हो चुकी है, लड़का 10वीं पास कर चुका है। अली अहमद, कोई कश्मीर का सेब हमें भी ला दो। लेकिन अली अहमद के हल्क में आवाज खुश्क ना होती थी, ना उनका चेहरा जर्द पड़ता और ना ही उनकी जबान लड़खड़ाती, और वो सबको कोई ना कोई जवाब देकर खामोश कर देते। दारोगा से कहते, भाई दारोगा, कश्मीर के सेब लाने की चीजें नहीं भाई, वो तो डाल से तोड़कर खाने की चीज है। हिम्मत है तो हाथ बढ़ाओ। जानू माई से कहते, लो माई, अल्लाह ना करे मैं क्यों रहूं शादी के बगैर, मर्द हूं मैं मर्द, और वो भी तेरा बेटा। फिर जीवा आकर चिल्लाती, अली अहमद तेरे तो बाल भी सफेद हो गए। हाँ माँ, वो जवाब देते, दिल सफेद नहीं हुआ, अभी ईमान की रोशनी से मुनव्वर है और अल्लाह रसूल की सुन्नत का लिहाज है अली अहमद। जीवा हंसकर दुहत्तड़ मारती, तू तो भांड ही रहेगा सारी उम्र। और अली अहमद हंसते और जीवा चिल्लाती और उनका घर कहकाहों से गूंजने लगता। उस वक्त एली को अली अहमद से अकीदत सी महसूस होने लगती। उनकी बातें सुनकर वो उनके तमाम कसूर बख्श देता। उसका जी चाहता कि वो भी अली अहमद की तरह बातें कर सके, लेकिन बात करते वक्त उसकी जबान अटक जाती थी, गला बैठ जाता था, दिल को कुछ कुछ होने लगता था और उसका जी चाहता था कि भाग जाए दूर, जहां कोई ना हो, कोई भी ना हो। अलीपुर पहुंचकर पहले तो हाजिरा बहुत रोई थी, रो रो कर उसने बुरा हाल कर लिया। वो नन्हे की बातें करते हुए आंसू बहाती रहती। और फिर ऐसा समझदार और मुतहम्मिल मिजाज, रोना तो जानता ही ना था वो। हाय, इतनी तकलीफ दे बीमारी लगी उसे कि तौबा है, जहरबाद कोई मामूली बीमारी नहीं बहन। लेकिन उस बच्चे ने उफ तक न की, रोया ही नहीं, बस हैरान निगाहों से चारों तरफ देखता रहा कि मैं कहाँ आ गया, जहां मेरी किसी को कदर ही नहीं, जहां किसी को मेरे दुख की खबर नहीं। हाजरा के आंसू असरे नौ टपकने लगते और वो कुछ देर के लिए खामोश हो जाती। बीमारी में भी उसका मुस्कुराना न गया, यूं मुस्कुराता जैसे सियाने लोग मुस्कुराते हैं। मैं रोती थी और वो मुस्कुराता था। बीमारी ने उसे जरा भी मोहलत न दी। हाजिरा रो रो कर बच्चे की बातें करती रहती और पल्लू से आंसू पोंछती रहती। हाजिरा बार बार अली अहमद के बेहिसी का किस्सा बयान करती रही। इन्हें अपने शुगल से काम, कोई मरे या जिए इनकी बला से। इन्हें तो कश्मीरी सेब का इश्क लगा था। कहते थे कश्मीरी फलों पर पली है, 10वीं पास है, अंग्रेजी फरफर बोलती है। अच्छा है बहन, हम भी उससे उठना बैठना चलना फिरना बात करना सीखेंगे। मुझे तो खुशी है बहन के घर में मेम आएगी। सच कहती हूँ, मेरा खुदा शाहिद है बहन, मुझे कलिमे की कसम, मुझे कोई दुख नहीं। बस यही दुख है कि नन्ना तड़प तड़प कर मर रहा था और मियाँ को कश्मीरी सेब की धुन लगी थी। 2 पैसे की दवा तक न मंगवाई। नर्स देखने आती थी तो उससे ठट्ठे किए जाते। तौबा है, घर में कोई दम तोड़ रहा हो और लोग अपनी हिर्सो हवस में खोए हों। क्या जमाना आ गया है। मुझे सौकन का दुख तो नहीं, उस नन्हे फूल से बच्चे का दुख है। और वो असरे नौ रोने लगती। उस वक्त एली को महसूस होता कि हाजिरा बच्चे का नाम लेकर न जाने किस दुख की वजह से रो रही है। सौकन का दुख न था तो वो इतनी कस्में क्यों खाया करती थी, कलिमा क्यों पढ़ती थी। पहले तो हाजिरा नन्हे के लिए रोती रही और अली अहमद की बेवफाई का गिला करके आंसू बहाती रही। फिर दफतन उसने महसूस किया कि लोग ये न समझ रहे हों कि वो सौकन की आमद की वजह से रो रही है और बेटे के बहाने अपने लुटे हुए सुहाग पर आंसू बहा रही है। हाजिरा सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, ये नहीं कि लोग उसकी कुव्वत बर्दाश्त का मजाक उड़ाएं, उस पर खामिंद पसंदी का जुर्म आयद करें। इसलिए वो खामोश हो गई और उठकर अली अहमद के ब्याह की तैयारियों में लग गई और यूं शौक से इंतजामात करने लगी जैसे खामिंद की बजाय उसके बेटे की शादी हो रही थी। इंतजामात पर वो बात बात पर एतराज करती, नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं, मैं दुल्हन को ये पहनने ना दूंगी। दुल्हन क्या कहेगी, ससुराल वाले क्या समझेंगे, और ये जेवर तो अब पुराना हो गया है, दुल्हन के लिए नई तर्ज की चीज होनी चाहिए। अम्मा के इस इन्हिमाक और शौक को देखकर एली हैरान होता था। लोग हैरान होते थे और हैरानी का इजहार भी करते थे। हाजिरा, तुम क्यों जान मार रही हो? लो खामखा, छोड़ो, करने दो आप ही इसे, तुम्हें क्या पड़ी है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए इंसान को। ये सुनकर हाजिरा की आंख में चमक सी लहराती। है बहन, इसमें क्या है, सौकन आई है तो बेशक आए, अपने अपने नसीब हैं, जो अल्लाह ने नसीब में लिख दिया, बिस्मिल्लाह। इस पर लोग उसकी तरफ अजीब निगाहों से देखते। हैरानी शुकूक में बदल जाती
और वो सोचते जरूर इसमें कोई भेद है। एली भी इन शुकूक को शिद्दत से महसूस करता और उसे मां पर गुस्सा आता, लेकिन उसकी समझ में ना आता कि वो गुस्सा क्यों महसूस कर रहा है और उसके अपने दिल में शुकूक क्यों पैदा होते हैं। उस घर की तमाम तर बातें ही अजीब थीं। सिर्फ एक दादी अम्मा थी जो घर की उलझनों से दूर बैठकर मुस्कुराती रहती थी। एली को सिर्फ दादी अम्मा पर भरोसा था जो किसी बात में दखल न देती थी और खरी खरी सुना देती थी। अली अहमद, रस्सी जल गई पर बल न गया। उसने अली अहमद की शादी के मुतालिक सिर्फ यही एक जुमला कहा था और फिर खामोश होकर जाए नमाज पर जा बैठी। घर के बाकी तमाम लोग अजीब थे। अब्बा अपनी धुन में खोए हुए थे, अम्मा यूं मक्के की हाजन बनी हुई थी जैसे वो इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता हो। सिर्फ 2 परों की कसर थी और सैयदा कैसी चुपचाप बैठी रहती थी जैसे मुंह में जबान ना हो। मुस्कुराती भी तो होंठों के कोनों से कि किसी को पता न चले। घर की इन उलझनों से उकताकर एली बाहर निकल जाता और मोहल्ले के लड़कों को बुलाकर सब कुछ भूल जाता। या तो वो अर्जुमंद के चौबारे में जाकर खिड़की की दरज से हिकोरा डिकोरा को देखता, या फिर मोहल्ले के कुएं के पास खड़े होकर एंकर इंडी माबाओं को आजमाता, या जमील के साथ जाकर तंग गली में पेड़े खाता, या रजा की दुकान पर बैठकर उसकी अनाप शनाप बातों पर हंसता, या बाला के यहाँ जाकर ग्रामोफोन सुनता, और या मोहल्ले के सब लड़कों को इकट्ठा करके मैदान में गेंद बैट खेलने में मसरूफ हो जाता। इन मसरूफियतों में दिन बीत जाता और शाम पड़ जाती और फिर दादी अम्मा की आवाज मोहल्ले में गूंजती, एली अब तू आएगा कि नहीं? सारा दिन लडोरों की तरह फिरता है। अब रात हो गई है एली। फिर वो चुपके से दबे पांव सीढ़ियां चढ़ता और दादी अम्मा उसे देखकर गुस्से से चीखती और वो बेखौफ आगे बढ़कर उसके कंधों पर चढ़ जाता और वो हंस पड़ती और फिर वो दोनों एक चारपाई पर सो जाते और दादी अम्मा उसे थपकती, सो जा अब लंडोर कहीं का। उस वक्त अब्बा लैंप की रोशनी में महाजनों की तरह हिसाब मिलाने में मसरूफ होते। 2 और 3 5 8 13 ये हुए 213। और हाजरा चीजें देखते हुए बुड़बुड़ाती, लो ये कमीज का कपड़ा तो बिल्कुल बेकार है, दुल्हन क्या कहेगी? और अली अहमद चिल्लाते, तू तो पागल हो गई है, 18 रुपए गज का है, इससे बेहतर क्या हो सकता है? 213 और 626 ये हुए कुल